गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम आईएमईटी का चैप्टर 8 कंटिन्यू करेंगे। चैप्टर का नाम है बेसिक ऑफ अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, जिसमें कि हमारा टॉपिक है बैलेंस शीट। अब बैलेंस शीट क्या होती है? अब बैलेंस शीट इज़ अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट समराइजेज आ क्रिटिकल एसेट, लाइबिलिटीज एंड शेयर होल्डिंग इक्विटी एट अ स्पेसिफिक पॉइंट इन टाइम। अब बैलेंस शीट हमारा एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है जो समराइज करता है जो भी हमारे एसेट्स आए हैं, लाइबिलिटी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी हुई है, शेयर होल्डर इक्विटी और स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ इन टाइम, किसी स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम पे ही करते हैं। दीज थ्री बैलेंस शीट सेगमेंट्स गिव investors and idea as to what company owns and owes as well as the amount invested by the shareholder। ये सारे बैलेंस शीट जो है ये बताते हैं, इन्वेस्टर जो है आपके उनको एक आइडिया देते हैं कि कंपनी का कितना प्रॉफिट हो रहा है और कितना इन्वेस्ट करे वो शेयर होल्डर्स वगैरह में, जिससे कि उनका पता चले बैलेंस शीट से शेयर होल्डर्स कितना उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। द बैलेंस शीट एड्रेस ऑफ द फॉलोइंग फार्मूला। बैलेंस शीट हमारा निकालना फार्मूला होता है एसेट्स में इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस शेयर होल्डर्स इक्विटी। इन द फाइनेंशियल अकाउंटिंग अ बैलेंस शीट और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन इज अ समरी ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बात करें, बैलेंस शीट जो हमारा है फाइनेंशियल पोजीशन की समराइजेशन करता है, जिसमें जो मालिकाना हक होता है, जिसका सोल प्रोप्राइटरशिप होता है या बिजनेस पार्टनरशिप होता है कंपनी का। इन दिस वे वी एसेट्स, लाइबिलिटीज और एंड शेयर होल्डिंग इक्विटी एंड लिस्टेड ऑन अ पर्टिकुलर डेट एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर के एंड में वो सारा निकाला जाता है। देन आता है नेक्स्ट टॉपिक हमारा टाइप ऑफ बैलेंस शीट। बैलेंस शीट हमारी कितने तरह की होती है? डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैलेंस शीट्स आर प्रिपेयर्ड इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड बिजनेसेस। अलग अलग टाइप की होती है बैलेंस शीट की, हर एक की अलग अलग होती है और रिक्वायरमेंट के हिसाब से बैलेंस शीट क्रिएट की जाती हैं। सिंपल बैलेंस शीट्स आर प्रिपेयर्ड इन पर्सनल एंड स्मॉल बिजनेसेस। सिंपल शीट जो होती हैं आपकी बैलेंस शीट वो पर्सनल या स्मॉल बिजनेस में काम आती है। मोर कॉम्प्लेक्स बैलेंस शीट्स आर इंट्रोड्यूस इन लार्ज बिजनेसेस। जो कॉम्प्लेक्स बैलेंस शीट होती है वो बड़े बिजनेस में काम आती है। दैट आर इंट्रोड्यूस इन द एनुअल रिपोर्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। एनुअल रिपोर्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन में बताते हैं। अब कौन सा हमारा आता है? पहला है पर्सनल बैलेंस शीट। पर्सनल बैलेंस शीट करंट एसेट्स इन द पर्सनल बैलेंस शीट लाइक करंट एसेट्स सच एज अंडर हेल्ड कैश अकाउंट्स, सेविंग अकाउंट्स, लॉन्ग टर्म एसेट्स सच एज पब्लिक शेयर्स। ये सारी चीज़ें आपकी पर्सनल बैलेंस शीट बनती हैं इस तरह की। जो आपके करंट अकाउंट्स हैं या कैश अकाउंट हुआ, सेविंग का हुआ, इन सब चीज़ों में पर्सनल में आती हैं सारी हमारी। करंट लाइबिलिटी इन द फॉर्म ऑफ डेब्ट और मॉर्गेज लोन्स, आपने जो लोन ले रखे हैं, मॉर्गेज लोन्स, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी इन द फॉर्म ऑफ मॉर्गेज और डेब्ट, ये सारे आपके पर्सनल बैलेंस शीट में आते हैं। देन आपका आता है स्मॉल बिजनेस बैलेंस शीट। स्मॉल बिजनेस बैलेंस शीट में क्या? कैश इन द बैलेंस शीट ऑफ स्मॉल बिजनेस एज अ लिस्ट ऑफ करंट एसेट्स। इसमें आपका आता है करंट एसेट्स, लाइबिलिटी अकाउंट आया था, इन्वेंट्री ऑफ स्टॉक, आपका इन्वेंट्री जो आपका रखा गया स्टॉक का उसका कितना खर्चा हुआ, रियल एस्टेट इन द फॉर्म ऑफ लैंड, आपने जो कहीं जमीन ली है तो वहाँ पे आपका उसकी बैलेंस शीट अलग बनेगी। बिल्डिंग जो बनाई है या इक्विपमेंट्स मंगाए हैं, ठीक है, पेटेंट लिया है आपने, लाइबिलिटी सच एज अकाउंट पेबल, इस डिपॉजिट एक्सपेंस एंड लॉन्ग टर्म लोन जो आपके हैं, ये सारे स्मॉल बिजनेस बैलेंस शीट में कवर होते हैं। इसके बाद आता है बैलेंस शीट ऑफ पब्लिक बिजनेस एंटिटीज। Guidelines for the balance sheet of public business entities are provided by the International Accounting Standard. International Accounting Standard के हिसाब से चलता कमेटी and specialized organization in many countries. The name and uses of balance sheet accounts depend on the organization, country and the time of organization. आपका नेम और यूज़ उसका बैलेंस शीट का जो है अकाउंट का डिपेंड करता है। ऑर्गेनाइजेशन, कंट्री, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, कहाँ पर है, किस जगह पे है, वहाँ पे वो यूज़ किया थी, उस हिसाब से क्रिएट किया थी। गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जनरली डू नॉट फॉलो द स्टैंडर्ड सेट ऑफ इंडिविजुअल्स फॉर इंडिविजुअल्स। गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है वो जनरली वैसे फॉलो नहीं करती है। स्टैंडर्ड सेट ऑफ इंडिविजुअल्स के लिए अलग अलग निकालें बिजनेस के लिए। इफ एप्लीकेबल टू द बिजनेस द समरी वैल्यू फॉर द फॉलोइंग आइटम शुड बी इंक्लूडेड इन द बैलेंस शीट। अगर ऐसी रिक्वायरमेंट पड़ती है तो समरी निकाली जाती है, वैल्यू के जितने भी हैं उनको इंक्लूड किया जाता है बैलेंस शीट में। ऑल द थिंग्स विच आर बिजनेस इन सच एज, अब कौन कौन से थिंग्स आते हैं बिजनेस सच एज प्रॉपर्टी, इक्विपमेंट्स, व्हीकल, फर्नीचर, मशीनरी एक्सेट्रा आर कॉल्ड एसेट्स। इनको एसेट्स बोला जाता है। ये हमारे सारे एसेट्स में आते हैं। प्रॉपर्टी, इक्विपमेंट, व्हीकल आपने लिया है, फर्नीचर है, मशीनरी, ये सारे एसेट्स में आते हैं, कवर होते हैं। ऐसे एसेट्स की बात करें, हमारे करंट एसेट्स कौन कौन से होते हैं? करंट एसेट्स में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, अकाउंट रिसीवेबल, प्रीपेड एक्सपेंसेस फॉर फ्यूचर सर्विसेज यूज्ड विद इन 1 ईयर, कैश, कैश इन हैंड, पेटी कैश इन बैंक,
लोन, ये सारे आपके करंट एसेट्स में कवर होते हैं। फिक्स्ड एसेट्स की बात करें तो फिक्स्ड एसेट्स हमारे वो होते हैं, प्रॉपर्टी हुआ, प्रॉपर्टी टू बी केप्ट एंड इन्वेस्टमेंट सच एज रियल एस्टेट, जहाँ पे आपको रियल एस्टेट में प्रॉपर्टी इन्वेस्ट करना है। फाइनेंशियल एसेट्स आपके हुए, इन्वेस्टमेंट मेड यूजिंग द इक्विटी मेथड, लोन, ये आपके फिक्स्ड एसेट्स है, मतलब आपकी एक जगह स्टेबल रहेंगे, यहाँ पे इधर से उधर हिलते नहीं है। फिक्स्ड एसेट्स होते हैं जो आपके प्रॉपर्टी वगैरह इस तरह के आपके फिक्स्ड एसेट्स में आते हैं। लाइबिलिटीज़ या लाइबिलिटीज़ एसेट्स कौन से होते हैं हमारे, अकाउंट्स पेबल या प्रोविजन फॉर वारंटी और कोर्ट डिसीजन, ये आपकी लाइबिलिटी जिम्मेदारी वाली चीज़ें आ गई, जिसमें आपके ये भी आपकी शीट बनती है। इसमें फाइनेंशियल लाइबिलिटी एंड एसेट्स फॉर करंट टैक्स से रिलेटेड आपका आएगा। डिफर्ड टैक्स लाइबिलिटीज एंड डिफर्ड टैक्स, माइनर इंटरेस्ट इन इक्विटी, तो आपके ये इसमें आते हैं। इक्विटी की बात करें तो नेट एसेट्स शोन बाय द बैलेंस शीट आर इक्वल टू 1/3 ऑफ द बैलेंस शीट, जो आपका नेट एसेट्स जो आपने दिखाया गया बैलेंस शीट में वो इक्वल होगा 1/3 ऑफ द बैलेंस शीट्स का, जिसको बोलेंगे नोन एज द इक्विटी ऑफ द शेयर होल्डर, जो शेयर होल्डर है उसका इक्विटी शेयर होल्डर, इसको इक्विटी ऑफ द शेयर होल्डर बोलेंगे। फॉर्मली शेयर होल्डर इक्विटी इज अ पार्ट ऑफ कंपनी लाइबिलिटी, अगर फॉर्मली आगे देखा है तो शेयर होल्डर जो होता है इक्विटी वो आपका कंपनी की लाइबिलिटी पे रहता है। दिस फंड इज बिकॉज ऑफ शेयर होल्डर्स, क्योंकि उसके शेयर होल्डर इसमें रहते हैं, इसलिए ये इक्विटी कहा जाता है इसमें। अब आता है इंपॉर्टेंस ऑफ बैलेंस शीट। बैलेंस शीट की इंपॉर्टेंस क्या है, इतनी रिक्वायरमेंट क्या है। द बैलेंस शीट शोज द करंट लाइबिलिटी ऑफ द कंपनी, जो बैलेंस शीट होती है वो करंट लाइबिलिटी बताती है कंपनी की कितनी जिम्मेदारी है, कैसे काम कर रही है। इन्फॉर्मेशन अबाउट द एसेट्स ऑफ द कंपनी, इन्फॉर्मेशन देता है कि हमारे एसेट्स क्या क्या हैं कंपनी के जो ऑब्टेन्ड हुए हैं। वेरियस सोर्सेज ऑफ द कंपनी आर नोन एंड वेयर देयर मनी हैज़ बीन इन्वेस्टेड, अलग अलग सोर्सेज का कंपनी का बताता है, दिखाता है, और मनी आपकी कहाँ कहाँ इन्वेस्ट हुई है। If the ratio of assets and liability of the company is less than 1:1, then the company is in a state of bankruptcy. अब इसमें 5th पॉइंट में हमारा ये बता रहा है कि रेशियो ऑफ एसेट्स, जो रेशियो एसेट्स का है लाइबिलिटी है कंपनी की, अगर वो 1:1 से कम आती है तो कंपनी हमारी स्टेट ऑफ बैंकरप्सी में आ जाएगा, मतलब आपका दिवालिया घोषित हो जाएगी वो कंपनी ना, घाटे में आ रही है तो वो आपका ये इससे लेस में नहीं आना चाहिए, इसलिए ये बैलेंस शीट निकाली जाती है। घाटे में जा रही है हमारी कंपनी ऑर्गेनाइजेशन। फ्रॉम द बैलेंस शीट इटसेल्फ बैंक्स एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वैल्यूएट द हेल्थ स्टेट ऑफ द कंपनी एंड पास द लोन। अब ये बैलेंस शीट से ही जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स हैं आपका या बैंक हैं वो उनको ये पता चलता है कि लोन हमें अगर देना है तो उनकी हेल्थ या स्टेट का पता चलता है कि इनको लोन दिया जाए कि नहीं दिया जाए। बैलेंस शीट से ही पता चलता है कि उनका कितना इनकम हो रही है। बाय सीइंग द बैलेंस शीट एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स एंड न्यू इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट देयर मनी। अब ये सब चीज़ें देख के बैलेंस शीट से ही इन्वेस्टर जो है, नए इन्वेस्टर हैं, वो इन्वेस्ट करते हैं मनी अपने उसमें कंपनी में, ऑर्गेनाइजेशन में। दिस इन्वेस्टिज द कंपनी एंड प्रोग्रेस फर्दर, इससे इनको पता चलता है कि कंपनी आगे फर्दर प्रोग्रेस कैसा कर रही है और कैसे करेगी। परफॉर्म ऑफ बैलेंस शीट नेक्स्ट आता है द बैलेंस शीट इज ऑफन मेड एनुअली। अब बैलेंस शीट आपकी एनुअली बनती है साल में, बट इट कैन बी प्रिपेयर्ड मोर ऑफन और इन स्पेशल सर्कमस्टेंसेज। कभी कभार ऐसा भी होता है कि वो स्पेशल हालातों में ऐसे कभी कभार क्रिएट करनी पड़ जाती है। इन विच डिसीजन रिलेटेड टू बिग प्रोजेक्ट इन्वेस्टमेंट, बड़ा प्रोजेक्ट का कोई आता है, इन्वेस्टमेंट हो रहा है, तो वहाँ पे आपको बैलेंस शीट क्रिएट करनी पड़ेगी। डिवाइडेंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सेट्रा बी शुड बी टेकन। आ सिंपल फॉर्मेट ऑफ द बैलेंस शीट इज शोन फिगर 8.1। आपको नीचे दिख रहा होगा XYZ कंपनी का नाम है, जिसमें लाइबिलिटीज़ वगैरह दिखा रहे हैं, करंट लाइबिलिटीज़ है, क्रेडिटर है, एक्सपेंसेस, ट्रेड क्रेडिट, बिल पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, लॉन्ग टर्म लोन आपको दे रखे हैं सारे। ऐसे यहाँ पे साइड में एसेट्स दे रखे हैं। एसेट्स में करंट एसेट्स हमारे क्या क्या हैं, कैश इन हैंड, कैश इन बैंक, इस तरह से डेब्टर्स कितने हैं, फर्नीचर एंड फिटिंग कितनी है, प्लांट एंड मशीनरी क्या क्या है। तो ये आपके ये फिगर 8.1 शो कर रहा है आपका बैलेंस शीट। देन नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है बेसिक ऑफ फाइनेंस। अब फाइनेंस का बेसिक क्या है, ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंस मैनेजमेंट। द ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंस मैनेजमेंट शुड बी सच दैट दे आर बेनिफिशियली टू एम्प्लॉयज़। हमारा ऑब्जेक्ट क्या होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, कि जिससे कि बेनिफिशियल टू एम्प्लॉय के लिए वो बेनिफिशियल हो, एम्प्लॉयर्स के लिए या मैनेजर्स के लिए या एम्प्लॉय के लिए या कस्टमर्स के लिए। फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बहुत रिक्वायरमेंट होती है। तो हमारा उद्देश्य होता है ऑब्जेक्टिव टू अचीव मैक्सिमाइजिंग द क्रेडिट ऑफ द फर्म।
उसने कितना क्रेडिट ले रखा है फर्म पे है। द फॉलोइंग मेजर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द फाइनेंशियल मैनेजमेंट आर इंक्रीज इन प्रॉफिट। जो मेजर ऑब्जेक्टिव हमारे क्या है, इंक्रीज इन प्रॉफिट। द फर्म नीड्स टू इंक्रीज रेवेन्यूज टू इंक्रीज इट्स क्रेडिबिलिटी। उसकी रेवेन्यू बढ़े, इंक्रीज हो, क्रेडिबिलिटी बढ़े, एंड टू इंक्रीज कॉन्फिडेंस इन शेयर होल्डर्स में कॉन्फिडेंस आए, जिससे कि वो इन्वेस्ट कर सकें, ऑर्गेनाइजेशन में पैसा लगा सकें। इट्स प्रॉफिट विल बी मैक्सिमाइज्ड ओनली व्हेन द फर्म इज इन इक्विलिब्रियम। जब आपकी इसका उसका प्रॉफिट तभी होगा जब उसका फर्म जो है वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में होगी, मतलब बैलेंस में होगी, कहीं पर ज़्यादा घाटा भी नहीं है ना ज़्यादा बहुत ज़्यादा प्रॉफिट है, तो वहाँ पे वो उसका प्रॉफिट होने के पूरे चांसेस रहेंगे। इन दिस केस द एवरेज कॉस्ट विल बी मिनिमम एंड द मार्जिन कॉस्ट एंड मार्जिन रेवेन्यू विल बी इक्वल। इस केस में क्या होगा, आपका मिनिमम कॉस्ट या मार्जिन कॉस्ट एंड मार्जिन रेवेन्यू विल बी इक्वल होंगे, तो आपका ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ जाएगा। ऐसे ही आपका रिडक्शन इन कॉस्ट। अब रिडक्शन इन कॉस्ट में क्या होगा फाइनेंशियल में, अ फर्म मस्ट कंटिन्यूसली मेक एफर्ट्स टू रिड्यूस कॉस्ट एंड टू बी इकोनॉमिकल इन एक्शन एंड एक्टिविटीज। फर्म की हमेशा कंटिन्यूसली यही रहती है, एफर्ट्स रहते हैं उनकी कि मतलब जिससे कि फाइनेंशियल रिसोर्सेज आपके जो एफर्ट्स है, जो आपका कॉस्टिंग हो रही है या खर्चा हो रहा है, तो वो आपके रिड्यूस हो कम से कम, जिससे इकोनॉमिक कंडीशन उसकी अच्छी हो ऑर्गेनाइजेशन की। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन में क्या था, एबिलिटी टू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ कंपनी स्टॉक फॉर द स्टेक होल्डर्स। अब ये ऐसी क्षमता जिसमें इंक्रीज किया जाए कंपनी के स्टॉक के लिए, स्टॉक को बढ़ाने के लिए, किसके लिए, स्टेक होल्डर, जो उसके स्टेक होल्डर्स हैं, इज कॉल्ड वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। इट इज़ अ लॉन्ग टर्म गोल। ये बहुत लॉन्ग टर्म गोल उद्देश्य होता है एंड इंक्लूड्स मैनी एक्सटर्नल फैक्टर्स सच एज सेल्स, प्रोडक्ट्स, सर्विस, मार्केट, शेयर एक्सेट्रा, ये सब चीज़ें आती हैं। इट कंसिडर रिस्क एंड रिकग्निशन द वैल्यू ऑफ द टाइम। इसमें रिस्क भी कवर होता है और वैल्यू ऑफ टाइम भी निकाला जाता है, कितना हमारा टाइम लग रहा है आगे उसमें प्रोग्रेस होना, गिवन द ऑपरेशन एनवायरनमेंट ऑफ द ऑपरेटिंग यूनिट। इस तरह से आपका ये कंपेरेटिवली टेबल बनाई है, इसमें जो दिखा रहे हैं आपको वेल्थ मैक्सिमाइजेशन और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। अगर डेफिनेशन की बात करें तो वेल्थ में आपका इट इज़ डिफाइंड एट द एज अ मैनेजमेंट ऑफ द फाइनेंशियल रिसोर्सेज एम्ड एट इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ द कंपनी स्टेक होल्डर। इनका यही उद्देश्य होता है कि मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज जो हैं उनको इंक्रीज किया जाए वैल्यू ऑफ द कंपनी स्टेक होल्डर्स के द्वारा। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की बात करें, इट इज़ डिफाइंड एज द मैनेजमेंट ऑफ द फाइनेंशियल रिसोर्सेज एम्ड एट द इंक्रीजिंग द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी, आपकी कंपनी का प्रॉफिट बढ़े। फोकस, ऐसी रिस्क आपका यूजेस, फोकस में क्या होगा, फोकस ऑन इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ द कंपनी स्टेक होल्डर्स ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। आपका ये इस चीज़ पे फोकस किया जाता है कि आपका वैल्यू इंक्रीज किया है कंपनी के स्टेक होल्डर्स ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ऐसे ही आपका प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की बात करें, इन द शॉर्ट टर्म पीरियड द कंपनी फोकसेस ऑन इंक्रीजिंग प्रॉफिट। इन शॉर्ट टर्म की बात करें तो कंपनी फोकस करती है कि प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा हो, इंक्रीजिंग प्रॉफिट। रिस्क की बात करें इसमें वेल्थ मैक्सिमाइजेशन में, तो इट कंसीडर्स द रिस्क एंड अनसर्टेनिटी इनहेरेंट द कंपनी ऑफ द बिजनेस मॉडल। इसमें रिस्क भी कवर होता है और अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता जो क्रिएट करती है कंपनी में बिजनेस मॉडल के लिए, तो आपका ये भी रिस्क कवर करता है इस तरह का। इट प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की बात करें, डज नॉट कंसीडर द रिस्क एंड। अब प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में आपका कंसीडर नहीं होता रिस्क की अनसर्टेनिटी और कंपनी ब्रॉडर मॉडल पे। यूजेस की बात करें हम इसमें वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, तो दिस हेल्प्स इन अचीविंग अ लार्जर वैल्यू ऑफ द कंपनी वैल्यू। इसमें क्या अचीव करता है, लार्जर वैल्यू, कंपनी की जो वैल्यू होनी चाहिए, विच कैन रिफ्लेक्ट द कंपनी ग्रोइंग, जो रिफ्लेक्ट करता है कंपनी ग्रोइंग मार्केट शेयर में। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की बात करें तो हेल्प अचीव एफिशिएंसी ऑफ डेली ऑपरेशन टू मेक द कंपनी बिजनेस प्रॉफिटेबल। इसमें हेल्प होती है जिससे कि एफिशिएंटली अच्छे से वो ऑपरेट कर सके, कंपनी की बिजनेस प्रॉफिटेबल हो। अब इसी के साथ आपका चैप्टर 8 ये कंप्लीट हो चुका है, पूरा फिनिश्ड हो गया और